स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 3 चयन परीक्षा के इकोनॉमिक्स की हम लोग क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं। जैसे सोशल साइंस की, पॉलिटिक्स के वीडियो डले हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, और साइंस के भी डले हुए हैं तो सारी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज को कर रहे हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुछ वीडियोस में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मार्शल ने, क्राउथर ने, क्रोमेयर ने या हेंसन ने? तो ये परिभाषा दी थी क्रोमर ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? उपभोग एवं मांग, आपूर्ति एवं मांग, मुद्रा के प्रचलन या घाटे की अर्थव्यवस्था? तो जो ग्रेशम का नियम था ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मूल्य का मापन, मूल्य का हस्तांतरण, मूल्य का संचय या मूल्य का स्थिरीकरण? तो मुद्रा का कार्य नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मूल्य का स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह कहलाती है? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या स्वर्ण मुद्रा या गर्म मुद्रा? तो शीघ्र ही पलायन करने की जो रहती है वो होती है गर्म मुद्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको शब्दावली यानी कुछ जो शब्द होते हैं उनके अर्थ आना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको अर्थ नहीं पता होगे तो इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और ना ही समझ आएगी। हवाला क्या है? हवाला का नाम तो सभी ने सुना होगा कि भाई हवाला का पैसा है, हवाला का पैसा, इस प्रकार से। तो यह क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, कर वंचन, शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन या किसी विषय का पूर्ण विवरण? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो विदेशी मुद्रा होती है उसका विनिमय का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। अगला है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति और मांग दोनों स्थिर हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी मांग जैसे 100 की है लेकिन आप जो आपूर्ति की मांग की अपेक्षा कम हो। आपूर्ति भाई मांग 100 की है लेकिन आपूर्ति 60 रुपए की है, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो ये हार्ड करेंसी के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा ज्यादा हो, वह मुद्रा जिसकी मांग और आपूर्ति दोनों स्थिर हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति यानी जिसकी आवश्यकता उसकी मांग से भी मतलब उसकी आपूर्ति यानी उपलब्धता उसकी मांग से ज्यादा है। भाई चाहिए 10 रुपए हैं, 50 रुपए, 60 रुपए, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी सॉफ्ट करेंसी, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। अगला है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गर्म मुद्रा? तो ऐसी मुद्रा को कहते हैं विधिग्राह्य, यानी कानून के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है? देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से उपलब्ध होना, देश में उद्योगों, व्यवसाय और उपभोक्ता को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं का अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना, या विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते उपलब्ध होना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध हो जाना सस्ती मुद्रा से अभिप्राय हो जाता है। अगला है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकासशील देशों की, विकसित देशों की, अर्धविकसित देशों की या अल्प विकसित देशों की? तो इसका आंसर है विकसित देशों की जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है यूरो, रुपया, डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग? तो भाई भारत की जो मुद्रा है रुपया है, ऑप्शन नंबर बी, सभी को पता होगा, भारतीय रुपया। अगला है, सही कथन है वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी या गर्म मुद्रा कहलाती है? ये सही, हम देख चुके हैं इसको। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना से मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है? ये भी सही है। अगला है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम हो, मांग कम हो और आपूर्ति ज्यादा हो, तो हार्ड करेंसी, ये गलत हो जाएगा। मांग ज्यादा हो और आपूर्ति कम हो, तो दूसरा वाला सही रहेगा। और चौथा कौन सा है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक रहती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। तो जो हमारा पहला, दूसरा और चौथा ये सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना, जैसे अभी हुआ था भाई, पुराने नोट बंद किए गए थे मोदी जी के द्वारा और नए चलाए गए थे, तो इसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन या मुद्रा स्फीति? तो इसको बोलते हैं विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा।
बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? रिकार्डो, जेबी शे, एसी पिगागो या माल्थस? तो जो बाजार के नियम दिए थे वो जेबी शे ने दिए थे। अगला है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है मुद्रा की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात में कमी, माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो मुद्रा संकुचन का जो कारण होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? मुक्त बाजार नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात, बैंक दर नीति, मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रा बाजार नीति। अगला है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, रिसेशन, एमोटाइजेशन। तो इसका आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुद्रास्फीति। अगला है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है, दोनों होते हैं, तो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, एमोटाइजेशन या रिफ्लेशन। तो इसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं सस्ती होती हैं, महंगी होती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती या प्रचुरता में मिलती हैं। तो मुद्रास्फीति में क्या हो जाता है, जो वस्तुएं होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। अगला है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है मंदी, अति उत्पादन, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति। तो इसका आंसर होता है मुद्रास्फीति, जिससे चीजें महंगी हो जाती हैं और कीमतें बढ़ती जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? मुद्रा संकुचन, मुद्रा अवमूल्यन, मुद्रास्फीति या मुद्रा अपस्फीति। तो इसमें क्या होता है, जो स्थिति बनती है वो मुद्रास्फीति कहलाती है। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो जो देनदार होते हैं उनके लिए सबसे अधिक हानि हो जाती है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्त करता। तो जो ऋणी होता है वो उसमें क्या हो जाता है, लाभान्वित होता है। अगला है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे? कि भाई किसी जगह पर या देश में मुद्रास्फीति की भी उच्च दर है और बेरोजगारी की भी उच्च दर है, इसको क्या बोलेंगे? गतिरोध, स्टैगफ्लेशन, चल स्फीति या अपस्फीति। तो इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा। मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? बजट का बजट, प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती या इनमें से सभी। तो ये सभी उपाय किए जाने होंगे तभी मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। अगला है, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी या वस्तुओं की राशनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर में कमी इसके नियंत्रण की विधि नहीं है। बाकी मांग पर नियंत्रण, मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण और वस्तुओं की राशनिंग पर, ये सारी इसकी विधियां हैं। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उत्पादक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक या इनमें से कोई नहीं। तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है भारत में। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, तो इसको हम देख चुके हैं, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घट जाए, वर्ष में मुद्रास्फीति की दरें बढ़ें भी और घटें भी, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थिर रहे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की जो वार्षिक दर है शून्य हो, तो उसे शून्य दर में अवश्य मानी जाती है। अगला है, मुद्रास्फीति की स्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? कर में वृद्धि करके, टैक्स बढ़ाकर या मूल्यों में कमी करके, मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर सकते हैं, निर्यात में वृद्धि करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा आपूर्ति, यानी जो मुद्रा की आवश्यकता है उसमें वृद्धि कर सकते हैं हम और इसको स्थायी रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1, M2, M3 या M4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, M1। अगला है, किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3 या M4। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, M3। अगला है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? जनता के पास नगद मुद्रा, डाक खानों की मांग जमा, बैंकों की मांग जमा, बैंकों की शाब्दिक जमा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डाक खानों की मांग जमा। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? उत्पादन में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादक में ह्रास, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि या उत्पादन में वृद्धि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। अगला है,
किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया है? रुपए का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, रुपयों की पूर्ण परिवर्तनीयता या इनमें से सभी। तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसकी वृद्धि में ये सारे जो फैक्ट हैं ये मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में किस घटक को सम्मिलित किया जाता है? आरबीआई की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, आरबीआई का स्वर्ण भंडार, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता या ये सभी। तो ये सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है जब विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों की बात की जाती है। तो अगला है, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है पाउंड स्टर्लिंग से, डॉलर से, एसडीआर से या चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ मुद्राओं के समूह को चुना हुआ है उनसे संबंधित है। अगला है, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1542, 1601, 1680 या 1806? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1806। अगला है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है खाद्यान्नों के आयातों पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो सबसे ज्यादा हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो पेट्रोल करते हैं और जो हमारी विदेशी मुद्रा भंडार है वो सबसे ज्यादा पेट्रोल के आयात पर हमारा खर्च होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, या गैर कानूनी आय है, यह बिना बताई गई या छिपाई गई आय है, या ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, या ऐसी आय है जिसका अपवंचन नहीं हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य सा अर्थ है अवमूल्यन मतलब अपनी जो मुद्रा है उसको गिराना। जैसे अभी हमारा जो रुपया गिरता जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो ये अवमूल्यन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? अवमूल्यन में विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, अवमूल्यन में घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, या उपरोक्त में से दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। अगला है, अवमूल्यन के उद्देश्य होता है निर्यात को हतोत्साहित करना, आयात को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा का महत्व घटाना या निर्यात को प्रोत्साहित करना? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्यात को प्रोत्साहित करना। अगला है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होता है? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो अवमूल्यन ऑप्शन नंबर बी होगा। अब तक भारतीय रुपए कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक जो इसका अवमूल्यन किया जा चुका है वो है 3 बार। हमने अपनी मुद्रा को अवमूल्यन किया है वो 3 बार किया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया था? 1949 में, 66 में, 91 में या 94 में? तो इसका अवमूल्यन किया गया था 1949 में। अगला है, भारतीय रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? 66 में, 91 में, 94 में या 2000 में? तो अंतिम बार किया गया था 1991 में। अगला है, किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया था? 49, 66, 91 या 94? तो ये 91 में 2 चरणों में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था 20%, 21, 22 या 23%। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको जरूर याद रखें, ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 92-93 के बजट में, 93-94 के में या 94-95 के में या 95-96 के में? तो ये 1993 के 94 के बजट में इसको पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया था। अगला है, रुपयों को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया था? 19 अगस्त 1992, 1994, 30 मार्च 94 या 30 मार्च 95? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त 1994 को। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के केवल व्यापार खाते पर, पूंजी खाते पर, चालू खाते पर या इनमें से सभी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालू खाते पर। अगला है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? कटे फटे पुरानी करेंसी नोट से, सोना चांदी से, सरकारी प्रतिभूतियों से या निगम ऋण पत्र से? तो इसका आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों से गिल्ट एंड बाजार संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो जो केंद्रीय बैंक हमारा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई 1935 में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है। भारत में किस बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है? ये प्रश्न आ गया। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिए जाते हैं? वित्त मंत्रालय, बैंक संघ, आरबीआई या राज्य स्तरीय बैंकर समिति? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई ही देता है। अगला हो जाएगा हमारा,
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई में हो जाएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? तो आरबीआई मतलब इसमें बी आ रहा है और मुंबई में भी बी आ रहा है बीच में, तो इसको इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण करना, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, तो ये कार्य नहीं है। बाकी के 3 कार्य बैंक के हैं, आरबीआई बैंक के। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है नोट निर्गमन, यानी नोट का निर्गमन होगा, बैंकों का बैंक है, सरकार का भी बैंक है, जनता से जमा स्वीकार करना। तो भाई हम लोग आरबीआई में ना तो खाता खुलवा सकते हैं ना ही हम जमा स्वीकार करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार? तो भाई बैंकों का बैंक भी कहा जाता है तो इनका रिजर्व बैंक करेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट भी हमारा रिजर्व बैंक ही जारी करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन है? तो भाई विदेशी जो विनिमय मतलब विदेशी जो मुद्रा वगैरह इनका संचयन करता है ये भी रिजर्व बैंक ही करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? भाई केंद्रीय मुद्रा भी हमारा रिजर्व बैंक ही जारी करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक? इसका आंसर भी रिजर्व बैंक होगा। रिजर्व बैंक से कई सारे प्रश्न बनते हैं तो इसको जरूर देखें, अच्छा फैक्ट बनते हैं, बैंकों का बैंक है भैया, महत्वपूर्ण है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंत्रालय या रिजर्व बैंक के द्वारा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक या अनुसूचित व्यापारिक बैंक? तो हम लोग खाता नहीं खोल सकते, वो है रिजर्व बैंक में। वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? सिक्किम, गोवा, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो ये अभी तक तो था जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब वहाँ से 370 हट गई है, तो इसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें, क्योंकि अब वहाँ पर चीज़ें हमारे देश के जैसी हो गई हैं। पहले वहाँ पर सब अलग प्रकार से चलता था। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, वांछनीय दिशा में सीधा क्रेडिट, मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। तो नए वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यह शीर्ष बैंक है, बिल्कुल सही बात है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान नहीं करता। यह नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो, सॉरी 1, 2 और 4 था। नाबार्ड के कार्यों का निरीक्षण तो करता है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक तो इसका करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई? तो अप्रैल से मार्च लेखा वर्ष की अवधि पूछा गया है, तो लेखा वर्ष की जो अवधि होती है जुलाई से जून चलती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष होना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़ या 300 करोड़? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 115 करोड़। अगला है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में, 1925 में, 30 में या 1921 में? तो 1921 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण बैंक हैं जो पुराने हैं उनको याद करना है, और कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था, वो भी याद करने पड़ते हैं कब किसका हुआ था। 10 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव, वित्त मंत्री, गवर्नर या गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक? तो भाई 10 रुपए के नोट पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के साइन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गए। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेते हैं भारत के वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक मुख्यमंत्री या अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष? तो भारतीय जो मौद्रिक नीति है इसके संबंध में निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक लेता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो भाई ये देवास में है, बहुत फेमस है प्रिंटिंग प्रेस नोट करेंसी की, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में 20 रुपए एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? 20 रुपए और उससे बड़े नोट। करेंसी नोट प्रेस नासिक, करेंसी नोट प्रेस देवास, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद या उद्योग समिति में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवास में 20 रुपए और उससे बड़े नोटों की छपाई होती है। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में ये चीज़ें होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया? तो ये जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी।
अगला है, भारत में नोट जारी करने को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, आनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नियत प्रत्यय प्रणाली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? IDBI, ICICI, UTI, RBI? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न अच्छे लगे हुए। इसी प्रकार से हम मुद्रा एवं बैंकिंग जो हमारा टॉपिक शामिल है वर्ग 3 में, इसके कई सारे प्रश्नों को हम देखेंगे और वीडियो में हल करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं कई परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को जरूर देखें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।